स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आज अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि चैप्टर है 8th। हम लोग ने पिछली क्लास में अपना चैप्टर फिनिश कर दिया था सेकंड। हम लोगों का जो ये 5वां पेपर है, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक अध्ययन, उसमें से भूगोल का ये दूसरा चैप्टर है। 7वां चैप्टर भूगोल का पहला था और ये दूसरा चैप्टर था, जिसका नाम हम लोग आज से शुरू करेंगे। और छोटा सा एक चैप्टर है, हो सकता है आज ही की क्लास में इसको हम लोग खत्म भी कर दें। तो इसका नाम है मानचित्र एवं मानचित्रण। आप लोग ने देखा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं तो इससे सभी लोग परिचित होंगे। बस हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, ये हम लोग को सीखना है, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं ये 6, 7, 8 से शुरू हो जाती हैं। तो आप इन चीजों से रूबरू होंगे और आपको ये पढ़ना है कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है अपनी कॉपी, और कैसे चीजों को फिर रिवाइज करना है और छोटे लड़कों को पढ़ाना है। तो और हम लोग चीजों को इस रूप में पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, कि अपना कौन सा एग्जाम, टीटी एग्जाम, और जो सुपर टेट के जितने पॉइंट्स बन सकते हैं वो अपने यहाँ से पूरे क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक रोचक सी, एक छोटी सी क्लास का। चलिए, तो ग्लोब, पहली हेडिंग आई है आपकी ग्लोब की। ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब किसे कहते हैं आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब रखा रहता था, और तो कहीं नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता हम लोग को ग्लोब? कहाँ मिलता है? या तो प्रयोगशाला में मिलता था रखा हुआ, या प्रिंसिपल ऑफिस में जरूर होता था। तो वहां हम लोग देखे थे कि ग्लोब का पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका टेट में पूछा जा सकता है कि ग्लोब किस भाषा से लिया गया है। तो ग्लोब लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्लोब किस शब्द से बना हुआ है? ग्लोबस से। तो आपका सीधा आएगा बहुविकल्पी में कि ग्लोब जो शब्द है वो किस शब्द से बनकर आया। तो आप क्या लिखेंगे? ग्लोबस। या सेकंड पॉइंट क्या दे देगा? ग्लोबस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ग्लोबस शब्द का अर्थ होता है गोलाकार। हम लोग ने देखा है ना, ग्लोब कैसा होता है? गोला। इसलिए ग्लोबस जो शब्द है उसका अर्थ होता है गोलाकार। अब आपके दिमाग में पूरा इमेजिन हो गया, आपने पूरी चीजें अपने दिमाग में बना ली क्या, कि जो ग्लोब होता है वो ग्लोबस लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गोलाकार। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि पृथ्वी का आकार, अच्छा आपके दिमाग में आया होगा ग्लोब गोल ही क्यों है? तो उसका कारण ये है कि पृथ्वी गोल होती है, इसीलिए उसका प्रतिरूप है, उसी के जैसा बनाया गया है। पृथ्वी की जैसी चीज बनाई गई, तो ग्लोब को भी क्या रखा गया? गोल। इसलिए ये आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको पॉइंट वाइज लिखना है। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए पृथ्वी को देखने के लिए ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, ग्लोब आपके कई बार यूपी डिलेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्लोब से आप क्या समझते हैं, विस्तृत जानकारी दीजिए। 2 नंबर में पूछा गया है। जो लघु उत्तरी आपका सेक्शन आता है, थर्ड सेक्शन, जिसमें 2-2 नंबर के आते हैं, उसमें ये पूछा गया है। तो पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए पृथ्वी को देखने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ने क्या बताया? पृथ्वी गोल है, इसलिए पृथ्वी के जैसा हमने क्या बनाया? गोल ग्लोब बनाया। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? टेट में भी पूछा जा सकता है। सर कह दोगे ये तो बहुत इजी। हाँ, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है? ग्लोब किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का। ग्लोब किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का। अब फिर क्या लिखेंगे? ग्लोब मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा मॉडल है जिससे पृथ्वी की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आप देखते हैं ग्लोब में सभी देश बने होते हैं, सभी महाद्वीप बने होते हैं, सभी सागर, कई प्रकार के ग्लोब आते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का ग्लोब होता है उसमें सब चीजें दिखाई जाती हैं, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कहाँ कौन सी नदियां हैं। तो ग्लोब मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा मॉडल है जिससे पृथ्वी का विस्तृत जानकारी की जा सकती है। अब पृथ्वी की हम लोग को जानकारी करनी थी, तो पृथ्वी को कैसे देखें हम लोग? किसी एक नमूना या मॉडल तो बना था। मॉडल का मतलब नमूना है उस टाइप का। तो पृथ्वी जैसे गोल है, उसी को हम लोगों ने, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने गोल रूप में रखा। फिर जहां जहां जो चीजें, वो छोटी छोटी चीजें करके ग्लोब में दर्शा दी। तो एक प्रतिरूप है किसका? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर एवं उनके सटीक आकार, आपको पता है ना कहां पर कौन महाद्वीप है, तो उसी के नीचे उसी महाद्वीप को रखा जाएगा। किस महाद्वीप के बगल में कौन सा महासागर है, सब चीजें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चैप्टर दिया गया महाद्वीप और महासागर, उसमें सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे डीपली। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ग्लोब के बारे में पढ़ना है। तो ग्लोब के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा?
ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर एवं उनके सटीक आकार में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे अध्ययन के लिए भी विभिन्न प्रकार के ग्लोब उपलब्ध हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई ग्लोब वर्ल्ड का है, कोई नदियों का है, कोई अलग अलग चीजों का है, आर्थिक स्थिति का ही ग्लोब दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम लोगों ने ग्लोब देखे वो वर्ल्ड के देखे, पूरे विश्व का ग्लोब देखा कि पूरी पृथ्वी में जितने महाद्वीप और महासागर होते हैं वो एक ग्लोब में देखें। लेकिन ग्लोब कई तरीके के आते हैं। तो हम लोग आखिरी लाइन क्या लिखेंगे, अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के ग्लोब उपलब्ध हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। ग्लोब लैटिन शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोलाकार। पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए पृथ्वी को देखने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं। लोब नहीं, ग्लोब, जानो लोब लिख दो। ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का। ग्लोब मानव द्वारा बनाया गया ऐसा मॉडल है जिससे पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सटीक आकार में प्रस्तुत किया जाता है। अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के ग्लोब उपलब्ध हैं। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, आप कॉपी में ग्लोब बना सकते हैं। कितना देखना इजी रहेगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे कर दो। ये क्या बन गया, फिर ऐसे करो, तो ये बना दिया आपने ग्लोब। यहाँ क्या बन गया, ये यहाँ पर ऐसे 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 पहाड़ और वो महाद्वीप और महासागर होते हैं, वे बना दो। तो ये क्या हो गया आपका, इसको गोल बनाना है। यहाँ पर उतना गोल बन नहीं पाया। ये यहाँ पर लिख दो ग्लोब स्टैंड, ग्लोब स्टैंड। और ये क्या है, ग्लोब। ये क्या है, ग्लोब। ये फिगर भी आप बना देना। ये क्या है, ग्लोब। ये है ग्लोब स्टैंड। चलिए ये आपका, मैं एक किनारे हो जाता हूं, आप रोक के नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग आपसे पूछी गई है मानचित्र। और आप रिवीजन करते हुए क्लासों का चल रहे होंगे और चीजें बिना हेक्टिक के पढ़ रहे होंगे। अगर आप स्कैन नहीं कर रहे हैं कॉपी को तो आपका पढ़ना बेकार है। आप चाहे जहां से पढ़ रहे हो, चाहे जितना पढ़ लें, अगर आप रिवीजन जिसको आप लोग कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा आप लिखने का। डीएलएड एग्जाम कोई कठिन नहीं है। कठिन क्या है, उसकी एग्जाम पैटर्न कठिन है कि एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं, वरना डीएलएड एग्जाम ही नहीं है। एग्जाम ही नहीं है। एग्जाम वो आपके कैसे आप पढ़ाओगे, इसलिए एग्जाम रख दिया गया। डीएलएड कोर्स मेन इसलिए डिजाइन किया गया था कि आप एक अच्छे शिक्षक बन सकें। लेकिन एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं, इसलिए बैकें आ जाती हैं, वरना ये सब आप 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। सच बोलिए, आए हैं कि नहीं। इससे कठिन कठिन आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं मानचित्र। तो उसकी कैसे पास करें, उसकी एक ही है कि जैसे हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, उसको रोज स्कैन करते रहिए, रटिए मत। एक कॉपी खोलिए, जैसे बस रोज पढ़ लेना है, बस रटना नहीं है। उतने में आपको पूरे चीजें बनानी आ जाएंगी। वैसे हम लोग पढ़ ऐसा रहे हैं कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, चीज आप पूरी लिख के आएंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट करके आएंगे। चलिए मानचित्र, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मानचित्र, तो पहले ऐसे कर देंगे मानचित्र, इसको एरो लगा के आप क्या कर देंगे, ये किससे बना है, मान प्लस चित्र। मान किससे किससे बना है, मान प्लस चित्र। मान माने क्या होती, माप। कितनी, मानचित्र आपने देखा है ना, एक कागज के टुकड़े में बना हुआ होता है। तो अगर कोई 500 किलोमीटर की रोड है तो उसको छोटी सी दिखा देते हैं, मतलब एक अनुपात में दिखाते हैं। तो कोई माप होती है मान प्लस चित्र। तो मानचित्र क्या होता है, मानचित्र किससे बना हुआ, मान प्लस चित्र से। अब यहाँ पर डिस्कस कर लोगे, इसका मतलब चीजों को, मानचित्र में क्या होता है, चीजों को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो चित्र लगा हुआ है, मान मतलब माप, तो चीजों को, इसका मतलब हम लोग, मानचित्र का क्या मतलब होता है, मानचित्र का मतलब होता है चीजों को चित्र के द्वारा दर्शाना। मानचित्र का मतलब होता है
चीजों को चित्र के द्वारा दर्शाना। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बना के आना है। पहले लिख दोगे मानचित्र, मानचित्र से 2 एरो लगाओगे, मान प्लस चित्र। मान का मतलब क्या लिख दोगे, माप भी लिख सकते हो। मान का क्या मतलब, तो माप। चलिए, और सीधा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानचित्र का निर्माण जो करता है उस कला को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। तो लिख दीजिए, मानचित्र का निर्माण, मानचित्र का निर्माण क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी कहलाता है। फिर अब मानचित्र के बारे में लिख दो। क्या, मानचित्र एक ऐसा चित्र है, मानचित्र एक ऐसा, मानचित्र एक ऐसा चित्र है, एक ऐसा चित्र है जो, मानचित्र एक प्रकार का चित्र ही होता है, किसी भी चीज का होगा। आपने भौगोलिक मानचित्र देखा होगा, राजनीतिक मानचित्र देखा होगा, तो उसमें सड़कें कहीं बनी होती हैं, कहीं पहाड़ के चित्र बने होते हैं। तो आप जानते हैं मानचित्र एक ऐसा चित्र है जो पृथ्वी की सतह के, जो पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की धरातल होता है, जिसपे हम लोग होते हैं, जिसपे पहाड़ हैं, जिस पर नदियां बह रही हैं, तो वो क्या है, पृथ्वी की सतह है। जो पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र को एक निश्चित स्केल पर दिखाता है, स्केल पर दिखाता है। क्या लिखा हम लोग ने, मानचित्र एक ऐसा चित्र है जो पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र को, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के धरातल पर कोई भी चीज है, किसी भी चित्र का मानचित्र आप लिख दीजिए। कुछ पहाड़ों के ही मानचित्र होते हैं, कुछ पर्वतों के मानचित्र होते हैं। तो मान लीजिए पर्वत की बात कर रहे हैं, तो पर्वत तो बहुत बड़ा होता है, मानचित्र छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है। तो निश्चित मात्रा में, निश्चित स्केल पर, छोटा सा एक निश्चित टुकड़ा होगा, उसी माप पर, निश्चित स्केल पर दिखाता है। तो मानचित्र क्या है, मानचित्र एक ऐसा चित्र है, देखो फंबलिंग हो रही है, मानचित्र एक ऐसा चित्र है जो पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र को, नदियां भी हो सकती हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, जनसंख्या भी हो सकती है, पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र को एक निश्चित स्केल पर दिखाता है। क्योंकि वो चीजें बहुत बड़ी होती हैं, तो एक निश्चित नाप रखनी होगी हमें, छोटा सा रखना होगा। और ये नहीं कोई छोटा कर दिया कोई बड़ा, अगर कोई बड़ा पर्वत है तो उसको छोटे में लेकिन बड़ा आकृति, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, तो और उसके अलावा कोई दूसरे पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट को आप छोटा दिखा दो, दूसरे पर्वतों को ऊपर दिखा दो और ऊंचा दिखा दो, तो ये भी गलत है। मतलब अगर कोई बड़ा है तो अगर छोटा भी दिखा रहे हो तो लेकिन दूसरों से तो बड़ा दिखाओ। तो ऐसे ही तो आपने देखा है कि हमें वहां बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ऐसे ही पहाड़ होंगे, जो सबसे ऊंचा होगा वो आप जब समझ जाते हो कि जब हम वास्तव में देखने जाएंगे किसी जगह पे, तो जो मानचित्र में सबसे ऊंचा पर्वत है वो हमें भी ऊंचा ही दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग क्या समझ गए, मानचित्र एक ऐसा चित्र है जो पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र को एक निश्चित स्केल पर दिखाता है, जिससे स्थान, कोई भी स्थान है, स्थानों, नदियों, पहाड़ों आदि की स्थिति को समझा जा सकता है, आदि की स्थिति को समझा जा सकता है। तो मानचित्र के हमने 3 पॉइंट जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाएंगे यहीं।
मानचित्र मान प्लस चित्र से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चीजों को चित्र के रूप में, चित्र के माध्यम से दर्शाना। मानचित्र का निर्माण कार्टोग्राफी कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा 1 नंबर में आएगा। मानचित्र एक ऐसा चित्र है जो पृथ्वी की सतह के किसी क्षेत्र को एक निश्चित स्केल पर दिखाता है, जिससे स्थानों, नदियों, पहाड़ों आदि की, नदी पहाड़ जितने भी होते हैं उनकी स्थिति को हम सही सही देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अब एक नोट लगा के लिख देंगे इसको, मैं मानचित्र वाले में ही एक नोट लिखना है। सीधा आपसे पूछा गया मैप शब्द किससे बना हुआ है, तो मैप शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा, नोट, मैप शब्द, मैप, मैप शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा, कौन सा पा, पप्पा नहीं, मैप्पा, क्या बोलो, मैप्पा, मैप्पा से बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेज पोश रुमाल, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है कपड़े का, कपड़े का मेज पोश, कपड़े का मेज पोश रुमाल। क्या अर्थ होता है जिसका, तो मैप शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा से बना है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेज पोश रुमाल। जो कपड़े मेज पोश रुमाल होता है उससे ही बना हुआ, वैसे ही दिखता है ना चौखंटा, तो उसी रूप में। तो मैप शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा से बना है, ये सीधा आएगा। मैप, मैप किस शब्द से बना हुआ है, मैप्पा से, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको भी। अब डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, मानचित्र, मानचित्र का उपयोग, यूजेज ऑफ मैप्स, ये भी पूछा गया आपसे। मानचित्र बहुत इजी टॉपिक है, मानचित्र का उपयोग, इसमें क्या बताना, इसमें भी बताना पड़ेगा। किसी, पहला पॉइंट लिख दीजिए, किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं। अब तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाना डाल दिया, लेकिन बड़े शहरों में डाला करो, छोटे शहरों में ऐसे हम फंस गए थे एक बार। आज एक बार कहानी बताएं, एक बाटी चोखा खाने गए थे हम, तो वहाँ हमने डाल दिया, उसका नाम था भोला बाटी चोखा, हमने डाला, यहाँ से गए, तो जब उसने बताया ना यू हैव रीच्ड, गूगल मैप ने, तो उसके सामने रेल की पटरी थी और उसके सामने कुछ नहीं था, समझ रहे हो, तो ऐसा फंसा देता गूगल मैप। तो अभी भी हमें गूगल मैप पे विश्वास नहीं होता है। अपने कानपुर में भी बड़ी बड़ी जगह डाल दो, वहां तो सही पहुंचा देगा, लेकिन जो कम वैसी जगह होती हैं वहां नहीं पहुंचा पाता, तो वहां आदमियों से पूछना ही ठीक रहता। फिर हम आदमी से पूछ पूछ तब पहुंचे, नहीं तो कहीं और ही पहुंचा दिया था उसने। तो मानचित्र का उपयोग किसी स्थान की जानकारी करने के लिए, किसी स्थान, यू हैव रीच्ड, आगे ट्रेन की पटरी, हम देखें कहाँ है, भाली भोला बाटी चोखा, वहां कुछ नहीं। हमने कहा यार अजीब पागल बना दी। किसी स्थान की जानकारी के लिए, किसी स्थान की जानकारी के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है, के लिए मानचित्र का उपयोग, मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, आपने देखा होगा जो सैनिक लोग होते हैं वो भी मैप की सहायता करते हैं, तो मानचित्र और कहाँ उपयोग आता है, सैन्य जो जितनी चीजें होती हैं, सेना की जितनी चीजें होती हैं उसके लिए, तो लिख दीजिए सैन्य क्षेत्र में भी मानचित्र का उपयोग करते हैं। सैन्य क्षेत्र में भी मानचित्र, मानचित्र का उपयोग करते हैं। और
पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर कौन सी चीज है, ये हम किसके माध्यम से, पूरा विश्व तो हम लोगों ने घूमा नहीं होता है, हम लोग कहाँ पर कौन सा देश है, तो पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है वो हम लोग कहाँ से पता करते हैं, मानचित्र से। तो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का पता भी हम मानचित्र की सहायता से करते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का पता भी हम मानचित्र की सहायता से करते हैं। और मानचित्र क्या करता है, वही जो हमने बताया गूगल मैप, कि कोई जो अनजान चीज है उसके लिए मार्गदर्शक बनता है। कोई जो हम जिस स्थान को नहीं जानते हैं तो उसके लिए अगर सही मानचित्र है तो हमें वो वहां तक पहुंचा देगा, इसलिए हमारा मार्गदर्शक बनता है, हमको ले जाता है। तो वो भी पॉइंट लिख दीजिए। किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक का काम करता है मानचित्र। किसी अज्ञात स्थान के लिए, अज्ञात मतलब जिसको जानते ना हो, कहीं नई जगह जाना है, अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक, कौन सा दर्शक, पथ प्रदर्शक नहीं, मार्गदर्शक का काम करता है। इसको भी एक किनारे हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए रोक के कर लिया होगा। मजा आ रहा है पढ़ने, जल्दी बताइए। तो वो तुम सर आ ही रहा है, उसमें नई बात कुछ पूछिए है, ऐसा कही दोगे तो बेटा हम भी तुम्हें भोला बाटी चोखा पहुंचा देंगे, यू हैव रीच, है ना, वहां मिलेगा कुछ नहीं। अब डाल दीजिए मानचित्र के घटक। अब कहोगे ये सर घटक क्या होते हैं, मानचित्र के घटक इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। टेम्पो नहीं, टेम्पो नहीं, क्या कैम, हम भी बोल रहे कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मतलब कंपोनेंट क्या होता है, घटक क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मैप बनाया जाता है, ऐसी कौन कौन सी मेन चीजें हैं जिससे मिलकर या जिसकी हमें जानकारी होगी तभी हम मैप को समझ पाएंगे, या जब वो चीजें होंगी तभी एक मैप बन पाएगा, हम उसको मैप कहेंगे। तो लिख लीजिए, मानचित्र के निम्न 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अब कैसे लिखना है, आदमी सीधे लिख देगा, आपको नहीं लिखना सीधे, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्या, मानचित्र के घटक कौन कौन से 3 होते हैं, इसको बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, तो बादलों में बंद कर दो, ठीक। 3 घटक होते हैं, 1 2 और ये 3। पहले कौन होती है, मानचित्र में सबसे पहले क्या दर्शा, आपको किसको जानकारी होनी चाहिए, आप मैप देखने जा रहे हैं तो, और मैप में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा, नंबर 1 दिशा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन, जिसकी इंग्लिश आती है वो लिख दो, वैसे ही कमजोर है हम लोगों के हैं, जिसकी आती हो इंग्लिश उसकी लिख दो, दिशा डायरेक्शन। दूरी डिस्टेंस, 1 मिनट, इसको भी बादल में ही बंद करेंगे। नंबर 2 दूरी, डिस्टेंस, कौन सी टेंस, डिस्टेंस। नंबर 3 प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा जा चुका है। प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स, क्या सिंबल होते हैं,
तो मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, मानचित्र को आपको अगर पढ़ाना है तो वो कौन सी चीजें हैं जिसका ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। पहला, दिशा। ये तो सर जी वो तो हमें पता है कि गंगा के पूरब बहना है कि पश्चिम बहना है, हाँ पता है। चलिए, दूरी और प्रतीक चिन्ह। तो पहली हेडिंग डालिए दिशाएं। दिशा, दिशा कौन है वो हीरोइन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। दिशाएं, पटानी की पाटनी क्या नाम है उसका। दिशाएं मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो इसमें क्या लिखना है, अपने मन से लिखो। लिखो, अगर हमें दिशाओं का ज्ञान है तो हम मानचित्र को अच्छे से समझ सकते हैं। बस अगर हमें अगर 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 हमें दिशाओं दिशाओं का अच्छे से ज्ञान है, अच्छे से ज्ञान है, तो हम मानचित्र को सरलता से समझ सकते हैं। तो हम मानचित्र को सरलता से समझ सकते हैं। इसमें कितनी दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। लिखो, इसमें इसमें 4 मुख्य दिशाएं दिशाएं 4 मुख्य दिशाएं होती होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो पॉइंट वाइज करके लिख दो। 1, 2, 3, 4। ऐसे ही पेपर, ये जान लो पेपर ही लिख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र के घटक पर प्रकाश डालिए, तो हम लोग सीधे ऐसे ही लिखेंगे। पहला, पूरब, जिसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। जिसकी इंग्लिश आए तो आराम से लिखो, मन की मुराद तो पूरी कर लो। कभी कभी अंग्रेज तो बन जाया करो। पूरब, पश्चिम, गांव में नहीं कहते पश्चिम चले जाना, पश्चिम होता है, जबकि वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, ये उत्तर प्रश्न उत्तर वाला नहीं है, और दक्षिण। दक्षिण कहा था गाँव में, कहा था दक्षिण, उसको कहते हैं दक्षिण, साउथ, दक्षिण। तो ये तो कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना अलग, आपको वो भी बनाना है। क्या, ये बना दो बस। ऊपर क्या होती है मैथ में, जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमेशा उत्तर होता है। डाल लीजिए उत्तर, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। फिर यहाँ यहाँ डालिए क्या, दक्षिण। ये दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। दक्षिण, साउथ, SOUTH। फिर पूरब, ईस्ट। पूरब को क्या कहते हैं, ईस्ट। दक्षिण को क्या कहते हैं, साउथ। और फिर पश्चिम, पश्चिम, इसको क्या कहते हैं, वेस्ट। पा से पश्चिम, पा से पाकिस्तान, कहाँ है, भारत के वेस्ट में। कहाँ है, जल्दी बताइए, भारत के। इसको भी जल्दी से बना लीजिए आप सभी लोग। और इसके अलावा अन्य, ये आपने रोक के नोट कर लेना जल्दी से। देखिए, अन्य 4 मध्यवर्ती दिशाएं भी होती हैं। इसके अलावा इसके अलावा अन्य 4, इसके अलावा
अन्य चार मध्यवर्ती मतलब उन चारों के बीच की, मध्य माने बीच की, अन्य चार मध्यवर्ती दिशाएं भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहले फिगर बना लो। पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर पहले फिगर बना के फिर समझेंगे। चलिए यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ये चार दिशाएं तो हम लोग समझ गए थे, यहाँ पर लिख लो, तो बड़ा बना दो, उसको लिख दो उत्तर, दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, पश्चिम पश्चिम कहते हैं वहां, समझ रहे? तो ये इनके मध्य की देख रहे हो, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से निकलना चाहिए। ये मेरा अभी उतना निकला नहीं है सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट से, तो इनके बीच की मध्यवर्ती, तो ये क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो पहली कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? यहाँ चार दिशाएं हो जाएंगी, एक दो तीन चार। क्या लिखोगे पहली? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब सिंबल में लिखे दे रहा हूं नॉर्थ ईस्ट। फिर कौन सी होगी? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। किसके किसके बीच में? दक्षिण और पूर्व के, तो क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। दूसरा लिख दो दक्षिण, दक्षिण पूर्व, जिसको क्या कहेंगे? एसी, मतलब एस से साउथ, ई से ईस्ट। फिर क्या लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम, तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। फिर फिगर बना के आना, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, SOU SOUTH, साउथ वेस्ट। एक मिनट, फिर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या बचा? ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर लिख दो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, मतलब SW, साउथ वेस्ट। फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। अब आप समझ गए क्या कि इसके अलावा चार अन्य मध्यवर्ती दिशाएं भी हैं, जिनका क्रम क्या है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर उत्तर पश्चिम। अब एक नोट लगा देना यहीं पर आखिरी में दिशाओं के बारे में, कि अगर हमें दिशाओं की सटीकता, दिशाओं का ज्ञान सही से है तो हम किसी भी स्थान को उसकी जानकारी सटीकता से पता कर सकते हैं। तो लिख दीजिए दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान को, दिशाओं की सहायता से, दिशाओं की सहायता से किसी भी स्थान की सटीकता, किसी भी स्थान को सटीकता से पता कर सकते हैं। किसी भी स्थान को, जैसे अभी पहलगांव में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत के पास क्या था? मैप था पूरा पाकिस्तान का, कहां पर उनकी क्या चीजें हैं, तो वहीं पर मिसाइलें दागी गई थी। तो उसमें किसकी? सैन्य, हमने लिखा था ना, सैन्य क्षेत्र में भी मैपिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। तो वो पहले ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा था। दिशाओं की सहायता से किसी भी स्थान को सटीकता से पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैं एक किनारे हो जाता हूं, इसको भी जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से इसको भी बना लीजिए। चलिए ये भी आपका बन गया होगा। हम मानचित्र के घटक में
दूसरा है दूरी, डिस्टेंस। दूसरा क्या है? दूरी, डिस्टेंस। दूरी। दूरी में क्या लिखेंगे? मानचित्र के घटक पूछे जाएंगे तो ज्यादा नहीं लिखना है, वो बना देना, दूरी को कम कर देना। क्या लिखोगे? मानचित्र कम पैमानों पर खींचे जाते हैं। लिख दीजिए, मानचित्र कम पैमानों पर खींचे जाते हैं। मतलब जो बहुत बड़ा पर्वत है उसको छोटा सा दिखा देंगे, जो बहुत बड़ी सड़क है उसको छोटी दिखा देंगे। अब बड़ी दिखाएंगे तो कितना बड़ा पेज लाओगे, तो कम पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र कम पैमाने पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि जो कटौती की जाती है, मतलब अगर कोई बहुत बड़ी सड़क है तो उसको छोटी दिखाई गई है, तो इस रूप में किया जाता है, ऐसी गणित लगाई जाती है कि और भी जो सड़कें हैं उस पर भी वही गणित लगाया जाए। मतलब बहुत सावधानी से किया जाता है, ऐसा नहीं कि छोटी सड़क को आप बड़ा दिखा दें या बड़ी सड़क को छोटा, तो सही अनुपात में चीजें ली जाती हैं। तो मानचित्र कम पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन यह कटौती कटौती बहुत सावधानी से की जाती है। कटौती बहुत सावधानी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है से, बस आपको लिखना है, ये आपके टेक्स्ट सुपर टेक्स्ट से इसका कोई लेना देना नहीं, से की जाती है ताकि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक हो। ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक हो। वास्तविक हो। अब पैमाना या मापक, यहाँ पर क्या आया? पैमाना। तो आपसे सीधा पूछ सकता है पैमाना या मापक से आप क्या समझते हैं, तो इसी में सब हेडिंग है, पैमाना या मापक। क्या? पैमाना या मापक। पैमाना या मापक किसे कहते हैं? पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना मतलब वही अनुपात जो हमने बताया, मतलब विश्व की जो वास्तविक चीज है, कोई वास्तविक इतनी बड़ी नदी है, तो जो वो नदी की नाप और जो हम लोग ने मैप में बनाई है उसका निरूपण, उसी को क्या कहते हैं? पैमाना। कि उस नदी के अनुपात में आपने यहाँ पर कितनी छोटी चीज बनाई, या क्या अनुपात लिया आपने कि अगर इतनी बड़ी चीज आएगी तो हम इस अनुपात में चीज को बनाएंगे, तो उससे छोटी चीज आई तो अनुपात अपने आप छोटा हो जाएगा, वो चीज अपने आप छोटी हो जाएगी। जैसे ये एक पेन है, अब इस पेन को हमें, आपने देखा होगा कागज में दिखाना है तो हूबहू इस पेन को छोटे रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो इस पेन को जब हम छोटे रूप में दिखाएंगे तो ढक्कन भी छोटा होगा कि नहीं? ऐसे ही तो पैमाना या मापक क्या होता है? किसी वस्तु या चित्र के वास्तविक, लिख दीजिए, किसी वस्तु या चित्र में वास्तविक दुनिया की माप, वास्तविक दुनिया के माप और उसके निरूपण के बीच का अनुपात, और उसके निरूपण के बीच का अनुपात। तो आप क्या समझे? पैमाना या मापक क्या कहता है कि किसी वस्तु या चित्र की वास्तविक दुनिया में माप, जो वास्तविक दुनिया में जितनी बड़ी चीज है वो, और उसी चीज को जो हम मैप में दर्शा रहे हैं उसकी जो नाप है उसका अनुपात, वही क्या कहलाता है? मापक या पैमाना। क्या मापक या पैमाना क्या दिखाता है? यह दिखाता है, ये दिखाता है, ये दिखाता है कि वास्तविक दूरी को कैसे कम किया जा सकता है,
की वास्तविक दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। वास्तविक दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, ये क्या बताता है? पैमाना या मापक। इसको जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा। अब पैमाना या मापक के प्रकार आपसे पूछे गए हैं कि पैमाना या मापक के प्रकार बताइए। तो पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तर डाल के लिखेंगे। आपसे सीधा क्वेश्चन आया, मैं यहाँ पर कॉपी ही लिख रहा हूँ, आपको सीधा प्रश्न आया कि पैमाना या मापक के प्रकार बताइए, तो आप लोग उत्तर डालेंगे पैमाना या मापक के प्रकार। पैमाना या मापक के प्रकार, टाइप्स ऑफ, जो क्या टाइप्स हैं इसके, तो लिखेंगे पैमाना के प्रकार। फिर बादलों से ऊंची उड़ान उनकी दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? दो ही। लघु मापक, लघु पैमाना या लघु मापक, लघु मापक या पैमाना, लघु मापक या पैमाना। और दूसरा क्या होता है? दीर्घ मापक। दूसरा क्या होता है? दीर्घ मापक, लघु मापक या दीर्घ मापक। अब लघु मापक क्या होता है, लिख लीजिए। लघु मापक मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप विश्व का मानचित्र देखिए, कितना बड़े महाद्वीप होते हैं, कितने बड़े महासागर होते हैं, तो उसको कितने छोटे छोटे चीज में लिखा दिया जाता है। मतलब बड़ी चीज को छोटी सी चीज में दिखा देना। आपने देखा भारत का, आपने वर्ल्ड मैप में जब भारत को देखो तो उसके अंदर कानपुर या जबलपुर या आप जहां से छोटे छोटे शहर, उसकी कोई जानकारी नहीं होती, मतलब विस्तृत जानकारी नहीं होती। सिर्फ एक भारत दिखा दिया जाएगा और हो सकता है उसकी राजधानी दिखा दी जाए बस, या एक दो बड़े शहर और दिखा दिए जाए। तो लघु पैमाना मतलब जिसमें चीजें छोटे रूप में लिखी जाए, छोटी छोटी करके दिखाई जाए। वहीं दीर्घ मापक या दीर्घ पैमाना क्या होता है? आपने किसी शहर, अपने शहर का मैप निकाल लो, अपने शहर का मैप निकाल लो, तो उसमें क्लोज इन करो तो आपको सड़क तक दिख जाएगी कि आपकी ये सड़क गई है, आपका ये सड़क का ये नाम है। तो उसको चीजें बहुत विस्तृत दी जाती हैं, तो वो कौन सा होता है? दीर्घ पैमाना। तो लिख लीजिए, लघु मापक में, लघु मापक में, लघु मापक में बड़ी दूरियां छोटी करके दिखाई जाती हैं। बड़ी दूरियां छोटी करके करके दिखाई जाती हैं। ऐसे ही आपको लिखना है, इसमें बड़ी दूरियां छोटी करके दिखाई जाती हैं और यह विस्तृत विवरण नहीं दे पाता, और यह मतलब जानकारी बहुत ज्यादा नहीं दे पाता है, बहुत ज्यादा डीपली जानकारी दे नहीं पाता, क्योंकि छोटे रूप में दिखा दिया गया है। आपने, आपके मन में मैप आना चाहिए कि वर्ल्ड मैप है, उसमें भारत के बारे में कहाँ विस्तृत जानकारी दी गई? कुछ नहीं दी गई। तो इसमें इसमें विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है, इसमें विस्तृत जानकारी जानकारी नहीं उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। जैसे करके लिख दो, जो जैसे करके लिख दोगे संसार का नक्शा, जैसे वर्ल्ड मैप, जैसे वर्ल्ड मैप, पुस्तक में लिख दो संसार का नक्शा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? संसार का नक्शा, नक्शा। कौन सी, एक
बहुत तुम्हारे नक्शे चल रहे हैं, वही वाला नक्शा। अब इसका उल्टा है दीर्घ मापक। इसमें किसी छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाया जाता है। शहर शहर अपना छोटा होता है किसके, देश की तुलना में, दुनिया की तुलना में, लेकिन उसका जब नक्शा देखोगे तो चीजें बड़ी रूप में होती हैं। तो लिख दीजिए दीर्घ मापक में, दीर्घ मापक में, दीर्घ मापक पर छोटी दूरियां, छोटी दूरियां बड़े रूप में दिखाई जाती हैं, बड़े रूप में दिखाई जाती है और इसमें विस्तृत जानकारी मिलती है, और इसमें विस्तृत विस्तृत जानकारी जानकारी मिलती है। जैसे शहर का नक्शा या किसी क्षेत्र का नक्शा, जैसे आ रहा है आपका, जैसे 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 शहर का नक्शा या किसी अन्य क्षेत्र का नक्शा। चलिए इसको भी जल्दी से मैं एक किनारे हो जाता हूँ, पूरा आराम से रोक के तसल्ली के साथ पानी पीते हुए। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लोड लेना नहीं है, डीएलएड हलवा कोर्स है, पहले बता रहा हूँ। डीएलएड के लिए इतना जूतम पैजार नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है। हाँ, सुपर टेट वो सब जिसमें कंपटीशन है, उस चीज़ की तैयारी करिए मन से। ये सब खेल खेल में लीजिए, और जो कोर्स, जो सब्जेक्ट कठिन लगता है कमेंट करके बताइए, उसको हलवा बनाएंगे यहीं पर पकड़ के पेलेंगे, समझ रहे हैं। चलिए अब थर्ड था कंपोनेंट में प्रतीक चिन्ह। अब थर्ड पॉइंट डाल लीजिए, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह इसमें क्या होता है, देखिए आपने मैप में देखा होगा, पहाड़, नदियां, ये सब चीजें होती हैं, उसको सीधे सीधे तो इसमें दिखाया नहीं जा सकता है, बिल्डिंगों को, तो उसके सिंबल्स बना दिए जाते हैं। शायद कहीं पर अक्षर के रूप में लिख दिया गया, कहीं पर कुछ बना दिया गया। आपने देखा होगा ना, पहाड़ को किसी और चीज से दर्शा दिया गया, तो या तो पहाड़ को ऐसे ही दर्शा दिया गया, ऐसे, समझ रहे हो। लेकिन पहाड़ तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन उसको सिंपल रूप में दर्शा दिया गया। तो किस रूप में किसी चीज को दिखाया जा रहा है, वही उसका सिंबल होता है, वही उसका प्रतीक चिन्ह होता है। बस नोट कर लीजिए, जल्दी लिखिए। क्योंकि मानचित्र में नदी, पुलों, वृक्षों, कुओं, क्योंकि मानचित्र में पुलों, कुओं, नदियों, पहाड़ों आदि को आदि को आदि बड़ा तिरछा जा रहा, जाने दो, पुष्पा पुष्पराज, झुकेगा नहीं, तिरछा भले हो जाए। पहाड़ों आदि को बनाकर नहीं दिखाया जा सकता, आदि को बनाकर नहीं दिखाया नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए इसलिए इनकी जगह पर इनकी जगह पर इनकी जगह पर रेखाओं, अक्षरों एवं चित्रों, इनकी जगह पर रेखाओं, अक्षरों, चित्रों आदि चीज, कुछ भी हो सकता है, रंग हो सकते हैं, चित्रों आदि का प्रयोग करके, आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को प्रतीक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं को प्रतीक चिन्ह कहते हैं।
क्योंकि प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतीक चिन्ह कम स्थान घेरते हैं। क्योंकि वैसे ही है जैसे आप अपनी कार लिए जा रहे हैं, तो अगर किसी रिश्तेदार को भी बैठालना, तो आप लोग सोचते हैं यार 3 लोग तो हम ही हैं, एक पतले आदमी को बैठा लो, तो भाई या पापा कह देंगे उसको बैठा लो, अरे उनको ना बैठा लो, बहुत मोटे, बहुत जगह ले लेंगे, हमें दबा देते। तो पतले आदमी को हर लोग बैठालने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए क्योंकि प्रतीक चिन्ह कम जगह घेरते हैं। क्योंकि प्रतीक चिन्ह कम स्थान घेरते हैं, इसी में लगा दीजिए NOTE, नोट। ऐसा तो है नहीं कि प्रतीक चिन्ह आप या हम बनाएंगे, या जो मैप बना रहा वो बना देगा, कि एक पहाड़ को चिड़ैया के रूप में दर्शा दिया, एक को कौवा के रूप में, एक को तोता के रूप में बना दिया, कुछ भी सिंबल बना रहा, तो कोई समझ पाएगा नहीं। वो जो मैप बनाती है, जो संस्था बनाती है, अंतरराष्ट्रीय जो संघ होता है, उसकी सहमति होनी चाहिए कि ये चीज इसी चीज से दर्शाई जाएगी और पहाड़ इसी चीज से दर्शाया जाएगा। ये नहीं जो मना रहा, कबूतर, कुछ भी, पंसा, पंसा संस्कृत में पढ़ा रहे हैं, विवेक सर इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं, क्या होता है पंसा माने, बताइए, कमेंट करके बताना अगर पढ़ी होगी क्लास। तो इन प्रतीक चिन्हों को अंतरराष्ट्रीय सहमति रहती है। इन प्रतीक चिन्हों को अंतरराष्ट्रीय सहमति रहती है, क्योंकि बच्चे या किसी व्यक्ति को मैप देखने में दिक्कत ना हो। लिख दीजिए, या व्यक्ति को, क्योंकि किसी बच्चे या व्यक्ति को, किसी बच्चे या व्यक्ति को मानचित्र समझने में दिक्कत ना हो, व्यक्ति को मानचित्र समझने में दिक्कत, तकलीफ समझ रहे हो? क्या समझ रहे हैं? कहीं वही जो समझा रहे हैं, दिक्कत ना हो। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इस लेसन का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मानचित्र के प्रकार पूछे जा सकते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लेना, और फिर आज का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक, मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ। ये कम इम्पोर्टेंट है लेकिन लिख लीजिए, पता नहीं कब मास्टरवा का दिमाग घूम जाए, तुम लोग का। वैसे लिख तो सकते हो, लेकिन तुम लोग कहो मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप। मानचित्र को निम्न भागों में निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। मानचित्र को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? भौगोलिक मानचित्र। भौगोलिक मतलब जिसमें नदी और पहाड़ दिखाए जाते हैं। आप लोग लाते हो ना, पॉलिटिकल मैप लाते हो, भौगोलिक लाते हो, राजनीतिक लाते हो, तो हर चीज का मैप मिलता है, आपने जानते होंगे, आप लोग लाए होंगे। तो पहला कौन सा? भौगोलिक मानचित्र। भौगोलिक या भौतिक मानचित्र लिख लीजिए। एक मिनट, बांटा गया भौतिक या भौगोलिक। भौतिक ही लिखो, भौगोलिक में तो सब आ जाएगा। भौतिक मानचित्र, लिख लो भौगोलिक। डैश करके लिख दो।
देख करके यह मानचित्र पृथ्वी की सतह पर जो चीजें होती हैं, पृथ्वी की सतह पर जो प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में होता है। यह मानचित्र पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले, पृथ्वी की सतह पर पाए पाए जाने वाले प्राकृतिक लक्षणों, प्राकृतिक लक्षणों क्या होते हैं प्राकृतिक लक्षण? जैसे देख करके लिख दीजिए, जैसे कि पहाड़, जैसे कि पहाड़, नदियां और महासागर को दर्शाता है और महासागर को दिखाता है, और महासागर को दर्शाता है। दूसरा, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मतलब देश की विभिन्न सीमाओं को, राजनीतिक मतलब जब देश की कहां पर कौन सी सीमा है, किस देश से किस सीमा, कौन सी सीमा अलग करती है, तो इसमें लिख दीजिए यह मानचित्र विभिन्न देश एवं राज्यों को सीमाओं की जानकारी देता है। यह मानचित्र जब आप पॉलिटिकल मैप मांगोगे किसी दुकान से तो वो देगा जिसमें राज्यों की सीमाएं बनी होंगी, देश की सीमाएं बनी होंगी। तो यह मानचित्र विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाता है, और उनकी सीमाओं को दर्शाता है। फिर लिखिए मौसम मानचित्र। फिर थर्ड पॉइंट, मौसम मानचित्र। मौसम जैसा कि नाम वही, कौन से देश में कौन सा मौसम पाया जाता है, कब कौन सा जो क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है, किस मौसम के लिए फेमस है, तो लिख दीजिए यह मानचित्र मौसम की स्थिति, जैसे यह मानचित्र मौसम की स्थिति, जैसे तापमान, वर्षा, तापमान कहाँ पर कितना तापमान है, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तापमान कमा वर्षा, और कहाँ पर कितनी हवा चलती है, तापमान, वर्षा लड़के का नाम नहीं, बहुत खुश हो गए, वर्षा एवं हवा की दिशा को बताता है, हवा की दिशा को बताता है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, रोक कर नोट कर लेंगे आप लोग। अब विषयागत या विषयगत मानचित्र, किसी भी विषय का हो, विषयगत मानचित्र। विषयगत, कौन सा गत, विषयगत मानचित्र। चौथा, विषयगत मानचित्र। यह क्या, यह किसी भी विशेष विषय के बारे में जानकारी देगा, जैसे कहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व है, कहाँ पर कौन सी जलवायु है, लिख लीजिए, या कहाँ पर कितनी आर्थिक कौन सी गतिविधि। यह मानचित्र किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी देता है, किसी विशेष
विषय, किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी देता है। जैसे जनसंख्या घनत्व, राइटिंग यार नहीं ठीक बनना है, सुंदर मुंदर राइटिंग नहीं बनना है। जैसे जनसंख्या घनत्व, कहाँ पर कितनी क्लोज जनसंख्या रहती, कहाँ पर दूर दूर लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व। और कहाँ पर रुपयों की कैसी चीजें हैं, कहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, तो आर्थिक गतिविधि। किसी भी चीज के लिए, मौसम के बारे में भी जानकारी, किसी भी कोई भी विषय हो, गतिविधि। और 2 नाम और डाल दो। 5वां नंबर सड़क मानचित्र, सड़कों के बारे में जानकारी, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आप लोग लिखेंगे। और प्रशासनिक मानचित्र, प्रशासन से संबंधित, कहाँ पर किसके ऑफिस हैं, प्रशासनिक। किसी छोटे से क्षेत्र में कौन सा ऑफिसर कहाँ पर बैठता है, कौन सा डीएम कहाँ पर बैठता है, उसके जाने का मार्ग क्या है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रशासनिक मानचित्र। और आ सकते हैं कमा आदि, ये भी सिर्फ डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर गया, ये हो गया खत्म आपका चैप्टर 8। अच्छा चैप्टर था, छोटू सा चैप्टर था। आई होप आपको पूरी चीजें यहीं पर लर्न हो गई हो, यहीं पर आपने सीख ली हो, लर्न तो नहीं सीख ली होंगी। और आप स्कैन करेंगे तो पूरी चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी विषय हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो आप बेहिचक बताइए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो शेयर करिए दूसरे लोगों को, जिससे अपना परिवार बड़ा बने। क्योंकि संस्कृत इतने अच्छे तरीके से, और जितने भी यहाँ से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको कुछ नया सिखाएंगे, रटाया नहीं जाएगा। क्योंकि आप ये चीज़ें पहले पढ़ के आए हैं, आप इससे ज़्यादा होशियार हैं, आपका मेंटल लेवल इससे ज़्यादा आगे है। लेकिन चीज़ों को कैसे हम लोगों को दर्शाना है, कैसे दिखाना है, ये चीज़ें सीखना है। तो आई होप क्लास अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।